वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास 12 में हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन आज चल रहा है। तो केमिस्ट्री के सेक्शन में हमारा पार्ट चल रहा था वैद्युत रसायन। तो आज हम उसी पर ध्यान देते हैं। तो वैद्युत रसायन में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में वो आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे विशेष बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए आप लोग फ्यूचर जोन एकेडमी यानी जो आपका चैनल चल रहा है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक स्पेशल वीडियो गिरी गई है। वो आपकी वीडियो ऑनलाइन कैसे पढ़े के नाम से डाली गई है, तो आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि इसमें कैसे पढ़ाया जाएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर में टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की तुल्यांक की चालकता। तो यहां पर आप फोकस कीजिए, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की तुल्यांक की चालकता क्या होती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसे मोलर चालकता को तुल्यांक की चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। तो लैम्डा ई क्यों लिख देते हैं? और ये किसके बराबर होती है? ये होती है चालकता। किसके बराबर होती है? ये विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिए आप लोग, ये किसके बराबर होती है? विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम तुल्यांकी विलयन की घन सेंटीमीटर में आयतन के। किसके? तुल्यांकी विशिष्ट चालकता और 1 ग्राम तुल्यांकी विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। विशिष्ट चालकता हम के से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक आपके क्लियर हो गई होगी। अब आगे ध्यान दीजिए, ये क्या आपका के ही रख देते हैं और ये v का मान रख देते हैं 1000/n। 1000 हमारे पास सेंटीमीटर में बदलने के बाद रखा गया और n हमारे पास क्या रखा गया? मोलों की संख्या रखी गई है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं? 1000/n कर देते हैं। और आगे ध्यान दीजिए, इसका मात्रक निकालते हैं। तो यहां पर k जो होता है ना, आपका k का मात्रक होता है सीमेंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि k का मात्रक क्या होता है? सीमेंस होता है। तो यहां पर हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका मात्रक हो जाएगा। ये मात्रक आपको याद करना है। आपका पिछली बार बोर्ड पेपर के ऑप्शनल पेपर में आ गया था, ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक जो हमारे पास हैं वो यहां पर 3 ही मेंशन किए गए हैं। वैसे होते बहुत सारे हैं लेकिन यहां पर 3 पर हम ध्यान देंगे। पहले आकर्षण बल। आकर्षण बल देखिए यहां पर ध्यान से, अगर आपका आकर्षण बल ज्यादा होगा, क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब आपके आकर्षण बल के कारण ये जो कण होंगे बंधे हुए होंगे, ज्यादा बल के कारण बंधे होंगे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे तो सीधी सी बात है, आपकी चालकता किसके ऊपर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर नहीं निकल पाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम करते हैं आयनों के विलयीकरण की बात, तो जो आपके आयन होते हैं वो अगर विलयीकरण की बात करें तो आपके आयन विलयीकरण तब होते हैं जब आपके अंदर आकर्षण बल ज्यादा होता है। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? आपकी सीधी सी बात है, कम हो जाएगी। तो दोनों बात आपकी क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तापमान। तो तापमान पर आपकी जो चालकता है, तुल्यांक की चालकता है, वो किस बात पर निर्भर करती है? तापमान पर। तो तापमान पर कैसे निर्भर करेगी? आपने ताप बढ़ाया, ताप बढ़ेगा तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन आपके तेजी से गति करेंगे, तो तेजी से गति करेंगे तो सीधी सी बात है, आपकी चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो चालकता आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो जो आपकी विशिष्ट चालकता होती है उसको हम जी से भी प्रदर्शित करते हैं। याद रखिए, विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से भी प्रदर्शित करते हैं और के से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये किसके बराबर होती है? 1/ρ के बराबर होती है। किसके? विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे के बराबर होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो जो आपकी विशिष्ट चालकता हो गई है वो जी बराबर 1/ρ हो गई है। तो ये किस पर निर्भर कर रही है? रो पर निर्भर कर रही है। और दूसरी बात, रो जो होता है वो तनुता पर निर्भर करता है। अगर आप तनुता यानी पानी का डालकर उसको पतला करेंगे तो तनुता बढ़ जाएगी। तो पतले विलयन में जो चालकता होती है वो ज्यादा होती है। किसका कारण देखिए आप लोग ध्यान से, जब आपका विलयन पतला होगा
तो उसके अंदर जो आयन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ज्यादा टूट टूट कर अलग अलग हो जाएंगे। जब वो टूट कर अलग होंगे तो आपकी जो है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा गति करेंगे तो सीधी सी बात है कि आपकी चालकता, विशिष्ट चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, तनुता बढ़ाने पर विलेन की विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी कोलराउस का नियम। वेडिंग आपकी कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलराउस के नियम को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास है ना कोई विलेन डला हुआ है। जो विलेन आपका दो घटकों से मिलकर बना है, एक आपका बी। आप लोग ध्यान दीजिए, एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये हमारे पास कोई विलेन है और विलेन में एक घटक आपका ए है, घटक आपका क्या है, बी है, और ये दोनों से मिलकर बनाया गया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप लोग है ना ये विलेन तैयार कर लेंगे तो विलेन हमारा जो होगा, अगर उसको घटक देके तोड़कर वो टूट जाएगा, यानी अपघटित हो जाएगा। मान लो हमारे पास जो विलेन है वो ए एक्स और बी वाई बन गया टोटल। अगर हम इसको वियोजित करें यानी इसको तोड़कर देखें तो तोड़कर मान लो ये ऐसे टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, ऐसे ये टूट रहा है आपका, ये टूट रहा है आपका एक्स ए वाई प्लस, और जो आपका होगा हमारे पास यहां से क्या होगा, प्लस वाई बी एक्स माइनस। अगर ये आपका ऐसे टूट जाए तो ऐसे टूटने पर जो आपकी मोलर चालकता होगी इसकी और इसकी, तो दोनों की मोलर चालकताओं के कुल योग जो होगा आपका वो इस विलेन की टोटल मोलर चालकता होगी। तो आप लोग कह भी सकते हैं कि अगर आपके पास कोई विलेन है और विलेन में दो घटक हैं तो घटक के अंदर जो आपकी टोटल मोलर चालकता होगी वो विलेनों के दोनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। ये तो सीधी सी बात है कि इसकी मोलर चालकता प्लस इसकी मोलर चालकता दोनों को जोड़कर आपका जो विलेन की चालकता होगी तो उसी को तो हम कहेंगे। और यही आपका कोलराउस का नियम कह रहा है। कोलराउस का नियम क्या कह रहा है, अगर आपकी टोटल मोलर अनंत तनुता पर अगर आपकी जो है ना मोलर चालकता की बात करें विलेन के ए एक्स बी वाई की, तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी धनात्मक प्लस ऋणात्मक। आप लोग ध्यान दीजिए, यानी धनात्मक पार्ट आपका अगर ये ए है और ऋणात्मक आपका बी है तो आपके ऋणात्मक और धनात्मक मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो जो आपकी मोलर चालकता होगी वो विलेन के धनात्मक और ऋणात्मक के अलग अलग मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि कैसे आपको याद करना है। आप कह सकते हैं इस नियम के अनुसार क्या होगा, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य मिलन की जो मोलर चालकता होगी उसके सभी धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोलराउस के नियमों के अनुप्रयोग। तो कोलराउस के नियमों के अनुप्रयोग आपके सामने है। तो इसके अनुप्रयोग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर हम कम से कम 3 या 4 तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग यहां पर ध्यान दें। पहला जो इसका नियम का अनुप्रयोग होगा वो है हमारे पास दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने में। आप इसके द्वारा किसी भी वैद्युत अपघट्य की यानी विलेन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी तुल्यांकी चालकता कितनी होगी। तो इस मतलब आप धनायन की और ऋणायन की जोड़कर निकाल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, आयनिक जो गतिशीलता के मान होती हैं, आयनिक यानी कौन कितना आयनिक है उसकी जो हम गतिशीलता की बात करते हैं तो उसकी गणना भी हम इसी के द्वारा कर सकते हैं। आयनिक गतिशीलता की गणना भी कोलराउस के नियम के अनुसार हम कर सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा। तो आपका अगर हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करें तो वो भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा कितना टूटेगा, कितना वियोजित होगा, हम इसकी भी इससे गणना कर सकते हैं। और एक और ध्यान दीजिए, अगर हम चौथी बात करें तो जो आपके अल्प विलय लवण होते हैं तो वे कौन कौन से होते हैं उसकी बात भी हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो उनकी भी हम क्या कर सकते हैं, वो कितना घुलेगा कितना नहीं घुलेगा उसकी गणना भी हम इसमें कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फैराडे के नियम। फैराडे के नियम आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेंगे और यहां पर केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, और ये आपके दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन पर ध्यान दीजिए। तो एक बार देखते हैं फैराडे के नियम कैसे कैसे हैं। फैराडे के नियम एक तो हमारे पास प्रथम होगा, एक हमारे पास द्वितीय होगा।
वहां पर भी फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपका एक प्रथम होगा और यहाँ पर भी द्वितीय होगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि हम फैराडे का नियम लिख सके। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, फैराडे के वैद्युत अपघट्य संबंधित नियम लिखिए। तो आपका क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का, किसका होगा? केमिस्ट्री का। क्वेश्चन केमिस्ट्री का कैसा होगा? फैराडे के वैद्युत अपघट्य नियम लिखिए। और जबकि जो फिजिक्स का होगा वहां पर लिखा है फैराडे के विद्युत संबंधी नियम लिखिए। तो आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपका अपघट्य आया तो आपका केमिस्ट्री का होगा, और अगर आपका अपघट्य नहीं आया तो आपका फिजिक्स का होगा। आइए शुरू करते हैं दोनों को। तो पहले हम प्रथम नियम की बात करेंगे। प्रथम नियम आपका क्या है? तो जो आपका प्रथम नियम है उसमें बताया गया है कि अगर आप वैद्युत अपघट्य कर रहे हैं, किसी विलयन का विद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में आप लोग यहां पर तार डाल देते हैं, 2 रोड की तारें डाल देते हैं, और यहां पर आप कोई भी विलयन डाल देते हैं। तो जैसे आप इसको है ना इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद एक तो आपका एनोड की तरह काम करने लगता है, एक आपका कैथोड की तरह काम करने लगता है। तो क्या होता है, जो आपका एनोड और कैथोड काम करने लगता है तो इस पर एनोड पर आपको मैंने पहले भी बताया, इस पर धातु अक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है, धातु आपकी टूट टूट कर इस पर इकट्ठा होने लगती है। तो यहां पर यह बताया गया है फैराडे के प्रथम नियम में कि जो आपकी धातु की मात्रा होगी वो आवेश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवेश पर। तो यानी वैद्युत पर निर्भर करती है। जितना आप आवेश दोगे उतना ही आपका क्या होगा, पदार्थ की मात्रा विक्षेपित होगी। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी अगर मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, क्यों अनुक्रमानुपाती डब्ल्यू कर लेता हूं, या फिर मैं इसको कह सकता हूं डब्ल्यू अनुक्रमानुपाती आपका क्या होगा, क्यों होगा। तो अगर मैं यहां पर ये अनुक्रमानुपाती की चिन्ह हटाऊं तो यहां पर जेड लगा देते हैं, और ये जेड जो होता है ना ये आपका अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट। याद रखिए। तो आपकी जो होगी क्या होगी, यानी ये जो आपका मान होगा क्यों अनुक्रमानुपाती डब्ल्यू, यानी ये जो आपका क्यों जो आवेश है, जितने आप आवेश की मात्रा ज्यादा देंगे उतना ही आपकी डब्ल्यू यानी पदार्थ की मात्रा उतनी ही ज्यादा विक्षेपित होगी। और ये जो जेड है ये आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इसको रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर क्यों, आपने पढ़ा है आवेश, आवेश आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यों बटे टी। अगर मैं यहां से क्यों का मान निकालूं तो क्यों बराबर कितना होगा, आई टी। इस मान को आप यहां पर भी रख सकते हैं, और जब आप इसको मान को यहां पर रखकर देखेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा जेड आई टी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपका ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और इसलिए हम इसको न्यूमेरिकल में बार बार यूज भी करेंगे। इसलिए अभी हम न्यूमेरिकल तो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और प्रथम नियम के आपका गणितीय रूप बहुत बार ऑप्शन में पूछा जाता है, तो प्रथम नियम का गणितीय रूप आपका डब्ल्यू बराबर जेड आई टी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम यह कहता है कि अगर आप किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा के द्वारा अपघटित कर रहे हैं, तो उसमें जितनी आप धारा की मात्रा प्रवाहित करेंगे तो उतना ही आपका क्या होगा, पदार्थ की मात्रा विक्षेपित होगी, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। मान लो, देखो मैं आपको एक चीज यहां पर दिखा रहा हूं। मान लो हमारे पास एक पदार्थ था, उसके पदार्थ की मात्रा जब आप Q1 आवेश प्रवाहित कर रहे थे तो W1 हो रही थी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो Q1 बराबर जेड, सॉरी W बराबर जेड Q हो जाएगा। यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। जब आपने क्या करा, Q मात्रा बढ़ाई तो यहां पर आपकी पदार्थ की मात्रा W2 हो जाएगी, और ये आपका जेड हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, W1 बटे W2 कर दीजिए। इधर ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो जेड से जेड कट जाएगा, ये हो जाएगा Q1 बटे Q2। और अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर ये पदार्थ के आपके अलग अलग होते तो यहाँ पर Z1 बटे Z2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका Z1 बटे Z2 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर आपका Z1 बटे Z2 भी हो जाता है। ओके, और अगर आपका Q1 Q2 बराबर हो तो ये कट जाएंगे। कैसे, Q1 का मान आपका IT होगा और इसका मान भी आपका IT होगा, ये दूसरे को काट देंगे। तो आप लोग यहां से भी समझ सकते हैं। तो यहां पर आपके दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। एक, जब आप आवेश की मात्रा बराबर रखते हैं तो आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक अनुपात के बराबर पदार्थ की मात्रा अनुपात होगा। दूसरा आपका क्या होगा, अगर आप Z1 Z2 बराबर रखते हैं तो आपका आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों प्रथम नियम है, दोनों क्या है, प्रथम नियम है। आप इसको बड़े से ध्यान से आप इसको कवर करिए, और ये आपके पेपर में जरूर आते हैं। ओके,
आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बैटरियां। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? बैटरियां। तो बैटरी आपकी क्या होती है? बैटरी आपकी वे चीज होती है, वे पदार्थ होते हैं, वे युक्तियां होती हैं जो आपकी आवेश का संग्रह का काम करती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे आपने क्या करा, एसी करंट आया आपके गांव में, बिजली आई, बिजली ने आपको क्या करा, मतलब इन्वर्टर लगा रखा है, हमने इसको बैटरी में स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद हम इसको दोबारा यूज कर लें, तो ऐसी युक्ति आपकी क्या होती है? बैटरियां कहलाती हैं। और ये भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी प्राथमिक होती है, एक आपकी द्वितीयक होती है। जो आपकी प्राथमिक होती है, तो प्राथमिक आपकी कैसी होती है? ये आपकी ऐसी बैटरियां होती हैं जिनको आप एक बार यूज कर लेते हैं लेकिन दोबारा आप इसको यूज नहीं कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जो आपके सेल आते हैं, जो आपके मतलब ड्राइड सेल आते हैं, जैसे आपके बैटरी में गिरते हैं, रिमोट सेल में गिरते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं, कुछ दिनों तक आप इसको यूज कर पाते हैं, लेकिन जब वे खत्म हो जाते हैं, यानी डिस्चार्ज हो जाते हैं, अनावेशित हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इनको पुनः उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। जबकि दूसरे प्रकार की आपकी सेल होती हैं, जो आपकी द्वितीयक सेल होती हैं, वो कुछ इस प्रकार की होती हैं, जो आप फोन में देखते हैं, फोन में आपकी जो बैटरियां होती हैं वो आपकी किस प्रकार की होती हैं? आप इन्हें दोबारा चार्ज कर पाते हैं, आप इनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर है ना उत्कर्मणीय अभिक्रिया होती है। इसलिए हम इन सेलों को क्या बोलते हैं? उत्कर्मणीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कर्मणीय सेल भी कहते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिए, प्राथमिक सेल का जो आपका एग्जाम्पल है वो डैनियल सेल आ जाएगा, जो आपका वोल्टेज सेल आ जाएगा, जबकि आपका द्वितीयक सेल आपका एग्जाम्पल आएगा सीसा संचयक सेल। ये आपका ऑप्शन में पूछा गया था एक बार, तो सीसा संचयक सेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो सीसा संचयक सेल और लैड संचयक सेल भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, यानी द्वितीयक सेल का उदाहरण आपका लैड संचयक सेल भी। एक क्वेश्चन आता था पहले, क्या था कि जो लैड संचयक सेल होते हैं वो सीसा संचयक सेल से ज्यादा महंगे होते हैं, सॉरी सस्ते होते हैं। सीसा आपका कैडमियम का होता है और लेड आपका लेड का होता है, क्योंकि लेड में से विकिरणें निकलती रहती हैं और ये शरीर को हानिकारक पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती है, तो इसलिए हम इनका कम उपयोग करते हैं और कैडमियम का ज्यादा उपयोग करते हैं। तो कैडमियम के महंगे होते हैं क्योंकि वे विकिरणें नहीं छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ईंधन सेल। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ईंधन सेल। ईंधन सेल आपके वे सेल होते हैं जो आपके बिना ईंधन उपयोग किए ही ऊर्जा देते हैं। कुछ सेल हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो आपका हाइड्रोजन का सेल हुआ, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ, या फिर आपका CH4, ये सब ऐसे सेल होते हैं, ऐसी चीज होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके बिना यूज किए ही, बिना ईंधन डाले ही आप क्या करते? ऊर्जा देते रहते हैं। अब क्यों देते हैं? कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका ईंधन सेल ऊर्जा क्यों देता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ईंधन सेल के अंदर आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण प्लस क्या होता है? अपचयन होता है। और जब ऑक्सीकरण अपचयन होता है तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन के उपरांत ही आपको क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका ईंधन सेल की तरह कार्य कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन का हुआ, कोबाल्ट का हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ, CH4 हुआ, C3H8 हुआ, ये सब इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं संक्षारण की ओर। संक्षारण, संक्षारण को हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना। अब जैसे कि मान लो आप लोगों को बताऊं मैं, लोहा जो होता है आपका, लोहे पर लगती है आपकी जंग बुरे बुरे कलर की। जो कॉपर होता है यानी तांबा होता है उस पर लगती है हरे रंग की। तो ये आपका क्या है? ये संक्षारण है। संक्षारण आपका होता है धीरे धीरे पदार्थ को ऑक्सीजन के द्वारा खत्म कर देना, तो वो आपका संक्षारण होता है। और इसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। यानी तो संक्षारण आपको पता लग गया, जंग लगना, पदार्थ को ऑक्सीकरण के द्वारा खत्म करना आपका संक्षारण होता है। और यो कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको कैसे बचाया जा सकता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, उपाय के बारे में देख लेते हैं। संक्षारण से उपाय या संक्षारण से बचाव के उपाय, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। नंबर 1 तो आप क्या करेंगे? लोहे के ऊपर किसी पदार्थ की परत चढ़ा देंगे। क्या कर लेते हैं? परत चढ़ा देते हैं, जिसके द्वारा हम जंग से बच सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो साइकिल के हैंडल वगैरह होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने जो साइकिल के हैंडल वगैरह होते हैं, तो उन हैंडलों पर स्पेशल एक चमकीली सी परत चढ़ाई जाती है जो बिल्कुल चिकनी होती है। देखना आप कभी से वो कटता हुआ देखेंगे तो इसके अंदर से लोहा ही निकलेगा, लेकिन इसके ऊपर एक परत चढ़ाई होती है ताकि इसके ऊपर जंग न लगे। दूसरा आपका होता है पेंट करके भी आप इसको बचा सकते हैं। जितना अच्छा पेंट करेंगे उतनी आप इसकी बचाव कर सकते हैं। प्राइमर मारकर आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं और बचा सकते हैं, लंबे समय तक इसको चला सकते हैं। तीसरा आपका है लोहे को अत्यधिक गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद तुरंत इसको क्या कर दीजिए? पानी में डाल दीजिए। आप बोलते हैं इसको ठंडा कर देते हैं एकदम से, और ठंडा करने के बाद जब आप इसको ठंडा कर देंगे तुरंत से,
एकदम गर्म करके आप इसको ठंडा कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कभी भी जंग लग नहीं पाएगी। ये भी आप बहुत अच्छा तरीका देखते हैं। तो इस प्रकार आप संसरण से बचाव कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर आपका जब कंप्लीट हो गया तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। और अगर आप हमारे साथ फ्यूचर जोन एकेडमी में स्पेशल बैच में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दीजिए। और इसका टेस्ट आपको मैं पहले ही बता दूं, इसका टेस्ट आप कल देंगे, कल शाम। पूरे चैप्टर का टेस्ट तो नहीं लेंगे, आधा आधा कर हम 2 बार ले लेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।